हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन, मतलब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं 3 सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इन 3 सिद्धांतों को डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों के लिए बेसिक बता देता हूं कि भाई आखिरकार इन 3 सिद्धांतों की क्यों जरूरत पड़ी थी। तो देखो बेटा, हम शुरू से चलते हैं। आप लोगों को पता है उपसहसंयोजक यौगिक हम किनको बोलते हैं? कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं उनके बीच में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और उनके जो यौगिक होते हैं उनको ही हम उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। थोड़ा बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए इसका बेसिक। देखो बेटा, मैंने इससे पहले आप लोगों के सामने इस चीज का डिस्कशन कर चुका हूं कि जो मेटल और लिगेंड की जो केमिस्ट्री होती है ना, उस केमिस्ट्री को हम उपसंयोजक यौगिकों की केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना? जिनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए देता है? मेटल के लिए। भाई हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए देता है? मेटल के लिए। तो इस लिगेंड और मेटल के बीच में इस बंध का निर्माण होता है ना, इस बंध को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, इस बंध को बच्चों हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखो, इस इस उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के 3 सिद्धांत दिए गए हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध है, इसकी प्रकृति को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। अब वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं। नंबर 1 पर हम डिस्कशन करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं? बीबीटी बोलते हैं। तो जब भी मैं बीबीटी बोलूं तो आप लोग समझ जाना सर किसकी बात कर रहे हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत की। दूसरे नंबर पर जो सिद्धांत दिया गया है उसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं? सीएफटी। तो जब भी मैं सीएफटी बोलूं शॉर्टकट में तो आप लोग समझ जाना कि सर किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। और जो तीसरे नंबर की जो थ्योरी है उसका नाम है अनुकक्षक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और शॉर्टकट में बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? एमओटी। तो जब भी मैं एमओटी की बात करूं तो आप लोग समझ जाना सर किसकी बात कर रहे हैं? अनुकक्षक सिद्धांत की। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम लोगों के सिलेबस में, जो हम लोगों का 12th क्लास का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर हमारे लिए ये संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बीबीटी दे रखी है, आप लोगों के लिए ये सीएफटी दे रखी है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में एमओटी नहीं दे रखी है। एक तो कौन सी थ्योरी दे रखी है? बीबीटी दे रखी है। तो बीबीटी का बिल्कुल हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो भी इस थ्योरी में जो बातें बोली गई थी उनका डिस्कशन करेंगे। फिर इस थ्योरी की क्या कमियां रह गई थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सीएफटी के बारे में, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। वही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने क्या बातें बोली थी मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद इसकी जो कमियां रह गई थी उन कमियों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये अनुकक्षक सिद्धांत हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे नहीं बच्चों बात समझ में? बीबीटी का डिस्कशन करेंगे, सीएफटी का डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग एमओटी का डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने पहले सिद्धांत को लेता हूं। पहला सिद्धांत हम लोगों का कौन है? संयोजकता बंध सिद्धांत, मतलब बीबीटी थ्योरी। तो बीबीटी थ्योरी के एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझ के चलते हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल देता हूं संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बाकी की चीजों को मैं आप लोगों को सामने से मिटा देता हूं। ठीक है ना? और डिस्कशन करते हैं हम संयोजकता बंध सिद्धांत। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ मैंने आप लोगों के लिए पहली हेडिंग डाल दी जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्टकट में मैं इसको बीबीटी बोलूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार बीबीटी थ्योरी ने क्या बात बोली थी। भाई उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में डिस्कशन हो रहा है,
तो बीबीटी सिद्धांत ने उप सहसंयोजक यौगिकों की कौन से गुण को बताया था, कौन सी प्रॉपर्टीज को बताया था, ठीक है ना। तो ये जो बीबीटी सिद्धांत था ना बच्चों, ये पाउली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। मैं लिख देता हूं, ये पाउली नाम के साइंटिस्ट ने बीबीटी सिद्धांत को दिया था। और इसने क्या किया था, उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था। मैं लिख देता हूं, उसने किसके बारे में बताया था, उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था, चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था। इधर देखे, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखिए। अभी मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूं। बीबीटी सिद्धांत कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, पाउली नाम के साइंटिस्ट ने। और इसने क्या बात बताई थी, इसने उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति मतलब आकृति, जैसे कि माना कि किसी की आकृति चतुष्फल की है, किसी की आकृति वर्गाकार समतली है, या किसी की आकृति अष्टफल की है। तो एक तो उसने ज्यामिति को एक्सप्लेन किया था, और एक इसने चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था। किनके चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था, उप सहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था और ज्यामिति को एक्सप्लेन किया था। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए संकरण वाला टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। तो संकरण का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो बीबीटी सिद्धांत ने दिया था। क्योंकि संकरण से ही हम किसी उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति का पता लगा सकते हैं और उसके चुंबकीय गुणों का पता लगा सकते हैं। एक बार फिर से मैं बच्चों बता देता हूं आप लोगों के लिए कि जो बीबीटी सिद्धांत था ना, उसी ने संकरण का कॉन्सेप्ट दिया था। और उस संकरण के कॉन्सेप्ट से उसने उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति को समझाया था और उनके चुंबकीय गुणों को समझाया था। भाई, जब मैंने आप लोगों के लिए संकरण को समझाया था, तो संकरण में आप लोगों को पता है, जिसका जो भी संकरण निकलता था उससे उसकी ज्यामिति का पता लगता था। जैसे कि माना कि किसी का संकरण DsP2 निकलता था, तो हम पता लगाते कि भैया इसकी ज्यामिति तो क्या होती है, वर्गाकार समतली है। किसी का संकरण sp3 निकलता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि भाई इस कॉम्प्लेक्स की तो आकृति क्या होगी, चतुष्फल की है। किसी का संकरण D2sp3 या sp3D2 निकलता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि इस कॉम्प्लेक्स की आकृति अष्टफल की होती है। बात समझ में आ गई ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने चुंबकीय गुणों का पता लगाया था कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन होता है, अनुचुंबकीय है। और यदि किसी के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कौन होता है, प्रतिचुंबकीय है। तो ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि जो बीबीटी सिद्धांत था, उसने एक तो चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था मेनली, और एक तो ज्यामिति को एक्सप्लेन किया था, और एक किसको एक्सप्लेन किया था, चुंबकीय गुणों को। अब बीबीटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट है ना, उन सभी पॉइंटों को हम संकरण के बेस पे समझेंगे कि संकरण में जो हम लोगों ने चीजें फॉलो करी थी, उन सभी पॉइंटों को यहां पर मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। और लास्ट में मैं उन सभी पॉइंटों की आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा कि उन पॉइंटों को आप किस तरीका से याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो बीबीटी सिद्धांत था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, पाउली नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था। अब बीबीटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा और एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना। हम बीबीटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को बिल्कुल डिटेल से और अच्छी तरीका से समझ समझ के चलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो संकरण वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो बीबीटी सिद्धांत ने दिया था। और संकरण के आधार पर बीबीटी सिद्धांत ने उप सहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति को एक्सप्लेन किया था और उनके चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था। अब बीबीटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट है ना, उन पॉइंटों को हम संकरण के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, जब मैंने आप लोगों को संकरण समझाया था, तो संकरण में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला था। देखो, जितने भी एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के सामने करवाई, ये जितने भी एग्जाम्पल जो मैंने संकरण में करवाए, पहले नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम्पल था वो कौन था, NiCN का होल 4 -K2,
दूसरे नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम्पल था वो NiCl का होल 4 माइनस के 2। तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल था वो था NiCO का होल 4। चौथे नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम्पल था वो था CONH3 का होल 6, और यहां पर लिख दो प्लस के 3। और जो पांचवें नंबर का एग्जाम्पल था वो था CO माइनस के 3। ये सभी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को संकरण में करवाए थे और ये हम लोगों के सिलेबस में भी दे रखे हैं। तो जब मैंने इनमें संकरण निकाला था तो आप लोगों को पता है हमने सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला था। जैसे जब मैंने आप लोगों के लिए इसमें संकरण बताया था तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी निकाली थी, प्लस के 2। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने कितनी निकाली थी, प्लस के 2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या निकाली थी, 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने प्लस के 3 निकाली थी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोगों ने क्या निकाली थी, प्लस के 3। इसका मतलब ये हुआ कि बीबीटी सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है ना वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कैसे करता है कि क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धनायन बनता है। जैसे कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। किसी की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो पहले तो एक बात बताओ, ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई ना कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धनायन बनता है। अगर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है तो उस पर प्लस के 2 चार्ज आ जाएगा। किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 है तो उस पर प्लस के 3 चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट होता है। अब मैं इसके दूसरे पॉइंट को लेता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, अब हम बीबीटी सिद्धांत के दूसरे पॉइंट को समझते हैं। बीबीटी सिद्धांत का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है उसको ध्यान से समझ कर चलते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों के लिए बीबीटी सिद्धांत के दूसरे पॉइंट को बोलता हूं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। बीबीटी सिद्धांत का दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडो के साथ बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जो उसकी समन्वय संख्या पर अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम लोगों ने संकरण को पढ़ा था तो संकरण के दौरान पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या बात बोली थी कि सबसे पहले हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के निकालने के बाद मेटल क्या करता है, अपने पास में खाली कक्षक उपलब्ध कराता है लिगेंडो के लिए, जिससे कि उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो सके। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल और लिगेंड के बीच में जिस उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। मेटल की जो कक्षक भाग लेगी वो कौन सी कक्षक भाग लेगी, खाली कक्षक भाग लेगी। और ये जो मेटल अपने पास में खाली डी ऑर्बिटल रखेगा ये डिपेंड करेगा क्या मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब मेटल की समन्वय संख्या कितनी है। समन्वय संख्या के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं। क्या मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना वो उस मेटल की समन्वय संख्या होती है। जैसे कि माना कि मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसकी मेटल की समन्वय संख्या 4 हो गई। सपोज कीजिए मेटल के साथ 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसकी समन्वय संख्या 5 हो गई। और यदि मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। तो मेटल क्या करता है, अपने पास में खाली कक्षक उपलब्ध करा देता है। किसके लिए, लिगेंडो के लिए। तो लिगेंड क्या करता है, उस मेटल के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। लेकिन मेटल लिगेंड के लिए उतनी ही कक्षक उपलब्ध कराता है जितनी मेटल की समन्वय संख्या होती है। जैसे कि संकरण के दौरान मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर या जिस मेटल की जितनी समन्वय संख्या होती है वो उतनी ही खाली कक्षक उपलब्ध कराती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। इन एग्जाम्पलों का मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था, मैं फिर लिख देता हूं। पहले एग्जाम्पल ये था आप लोगों का NiCN का होल 4 माइनस के 2। दूसरा एग्जाम्पल ये था आप लोगों का NiCl का होल 4 माइनस के 2। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों का ये था NiCO का होल 4।
चौथा एग्जाम्पल था आप लोगों का CONH3 का होल 6 और यहां पर क्या हो गए प्लस के 3। और जो 5वें नंबर का एग्जाम्पल था वो था COF6 माइनस के 3। अब देखो मैं आप लोगों से क्या बात बोल रहा हूं कि मेटल अपने पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध करा देता है लिगेंडों के लिए ताकि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सके। लेकिन सवाल यह है कि भाई मेटल कितनी रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, तो वो डिपेंड करेगा समन्वय संख्या पर। वो किस पर डिपेंड करेगा? समन्वय संख्या पर। जैसे कि यहां पर जो आप लोगों की यहां पर इस निकिल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? आप लोगों को 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4। तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई तो मेटल अपने पास में खाली डी ऑर्बिटल है वो कितने उपलब्ध कराएगी? 4। जितनी समन्वय संख्या होगी उतनी ही खाली कक्षक उपलब्ध कराती है मेटल। यहां पर मेटल लिगेंडों के लिए कितनी कक्षक उपलब्ध कराती है? 4। तभी तो आप लोगों को पता है इसका संकरण हम लोगों ने क्या निकाला था? DsP2 निकाला था। इस कॉम्प्लेक्स का जो संकरण निकाला था वो हम लोगों ने DsP2 निकाला था क्योंकि समन्वय संख्या 4 थी तो मेटल ने अपने पास में खाली डी ऑर्बिटल कितनी रखी? 4 रखी, जिससे कि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सके। इस वाले के अंदर आप लोगों को पता हमारा संकरण क्या निकला था? sp3 निकला था। sp3 इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें समन्वय संख्या मेटल की कितनी है? 4 है। तो जितनी समन्वय संख्या होगी उतनी मेटल लिगेंडों के लिए खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर भी आप लोगों को पता हमारा संकरण क्या निकला था? sp3, क्योंकि यहां पर भी मेटल ने 4 खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराई थी। इस वाले की आप लोगों ने देखा है कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो मेटल ने यहां पर लिगेंड के लिए कितनी खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराई थी? 6 उपलब्ध कराई थी। तभी तो इसका संकरण हम लोगों ने क्या निकाला था? D2sp3 निकाला था। सेम कंडीशन नीचे वाले एग्जाम्पल में, इसमें भी देखो मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 6 लिगेंड जुड़े हुए मतलब इस मेटल की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। तो जब मेटल ने इसके लिए खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराई थी तो वो कितनी कराई थी? 6 कराई थी, क्योंकि इसकी भी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। तो आप लोगों को पता है इसकी जो ऑक्सीडेशन इसका जो संकरण निकाला था वो हम लोगों ने क्या निकाला था? sp3d2। पहले तो ये बात बताइए बच्चों, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए ना? एक बार दोनों पॉइंटों को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था कि जब भी हम लोगों ने संकरण निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट होगा है। दूसरे पॉइंट में हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उसके बाद क्या होगा कि मेटल अपने पास में खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है लिगेंडों के लिए ताकि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सके, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण तभी होगा जब लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेगी और मेटल की खाली कक्षक भाग लेगी। अब सवाल ये हुआ कि भाई मेटल लिगेंड के लिए कितनी कक्षक उपलब्ध कराएगी? तो वो डिपेंड करेगा मेटल की समन्वय संख्या पर। अगर समन्वय संख्या 4 हुई तो मेटल 4 खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगी। अगर समन्वय संख्या 6 हुई तो मेटल अपने पास में 6 खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगी। जितनी समन्वय संख्या होगी उतनी ही मेटल अपने पास में खाली डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगी। ये बीबीटी का आप लोगों का दूसरा पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, बीबीटी का दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बीबीटी के तीसरे पॉइंट को लेते हैं, तो देखिए बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, अब हम बीबीटी सिद्धांत के तीसरे पॉइंट को समझते हैं। बीबीटी सिद्धांत ने अपने तीसरे पॉइंट में ये बात बोली थी कि भाई संकरण में s ऑर्बिटल भाग लेती है, संकरण में p ऑर्बिटल भाग लेती है, संकरण में d ऑर्बिटल भाग लेती है, लेकिन संकरण में f ऑर्बिटल भाग नहीं लेती। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो f ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति क्या होती है? जटिल होती है। और जटिल आकृति होने की वजह से जो एफ ऑर्बिटल है वो संकरण में भाग नहीं लेती, क्योंकि जिसकी आकृति जटिल है इसका मतलब यही तो है उसकी हम आकृति नहीं बना सकते। तो आकृति नहीं बना सकते तो फिर वो संकरण में भी भाग नहीं लेगी। तो तीसरे पॉइंट में बीबीटी यही बात समझाने की कोशिश कर रही है कि संकरण के अंदर खाली एस ऑर्बिटल भाग लेगी, पी ऑर्बिटल भाग लेगी, डी ऑर्बिटल भाग लेगी। तो जो ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगी ना उनको हम संकर कक्षक बोलते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है।
ठीक है ना, समान एनर्जी की होती हैं, तो उन समान एनर्जी की ऑर्बिटलों के अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके वहां पर प्रबल रासायनिक बंध बनाता है। और जिस प्रबल रासायनिक बंध की बात हो रही है बच्चों, उस बंध को हम उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं और उसके आधार पर इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हम लोगों ने इसमें संकरण निकाला था, ध्यान से समझना। हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर संकरण निकाला था, NiCN का होल 4 माइनस के 2, इसके अंदर हम लोगों ने संकरण निकाला था। तो आप लोगों को पता है इसका संकरण क्या निकाला था? हम लोगों ने DsP2 निकाला था। किस तरीका से निकाला था? इस तरीका से निकाला था। ये हो गई आप लोगों की 3D, ये हो गई आप लोगों की 4s, और ये हो गई आप लोगों की 4p, ठीक है ना। और इसमें इस तरीका से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाया था, क्योंकि Cn क्या है? एक प्रबल लिगेंड है, ठीक है ना। Cn क्या है? एक प्रबल लिगेंड है। तो यहां पर इसकी कितनी ऑर्बिटल भाग ले रही है? यहां पर इसकी कितनी ऑर्बिटल भाग ले रही है? 4 ऑर्बिटल भाग ले रही है, क्योंकि यहां पर जो मेटल है उसकी समन्वय संख्या कितनी है? 4। तो मेटल की यदि समन्वय संख्या 4 है तो खाली ऑर्बिटल भी 4 ही भाग लेंगी, ठीक है ना। तो संकरण हो गया, एक तो D, एक S और 2 P। संकरण हम लोगों को क्या हो गया? DsP2। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया था ना, उन सबको हम लोगों ने अलग कर दिया था, क्योंकि उन सभी की एनर्जी क्या होती है? बराबर। अरे भाई एक बात बताइए, जब मैंने आप लोगों के लिए संकरण समझाया था तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जो मेटल की कौन सी ऑर्बिटल भाग लेती है? खाली ऑर्बिटल भाग लेती है। कितनी खाली ऑर्बिटल भाग लेंगी? मेटल की जितनी समन्वय संख्या होंगी उतनी ही खाली ऑर्बिटल भाग लेंगी। और जब खाली ऑर्बिटल भाग लेने के बाद जब हमारा संकरण निकल जाता था तो हम क्या करते कि जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया था उनको हम अलग कर देते थे। इस तरीका से यहाँ पर 4 ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है, तो मैंने चारों ऑर्बिटलों को अलग कर दिया, ठीक है ना। ये 4 ऑर्बिटलों को अलग कर दिया, और यहाँ पर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर पहुंचा के प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण करता है। यहाँ पर एक CN जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर मैंने दूसरा CN जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने तीसरा CN जोड़ दिया, और यहाँ पर मैंने चौथा CN जोड़ दिया। आप लोगों को पता है ये कौन है? आप लोगों की संकर कक्षक। संकर कक्षक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है ये चारों ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रही हैं। तो जो ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संकर कक्षक, ठीक है ना। और यहाँ पर लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन से बंध का निर्माण किया है? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण किया है। ये उपसहसंयोजक बंध का जब निर्माण होता है ना, तो मेटल और लिगेंड के बीच में अतिव्यापन होता है। ये अतिव्यापन जितना ज्यादा होता है ना, वो बंध उतना ही ज्यादा मजबूत बनता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब इस तीसरे पॉइंट को हम पढ़ के देखते हैं तो वही बात निकल कर सामने आएगी। क्या बोल रहा है कि संकरण में सामान्यतः एस ऑर्बिटल भाग लेती है, पी ऑर्बिटल, डी उपकोषों के रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। कौन सी कक्षक भाग लेते हैं? रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, जो संयुक्त होकर समान ऊर्जा के नए संकर कक्षक बनाते हैं। ये सभी संयुक्त होकर यहाँ पर संकर कक्षक बना लिए, क्योंकि इन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है। संकर कक्षक बनाते हैं। ये संकर कक्षक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों से अतिव्यापन करके प्रबल रासायनिक बंध बनाते हैं। और जिस प्रबल रासायनिक बंध की बात हो रही है, वो बंध की बात हो रही है, उसका नाम है उपसहसंयोजक बंध। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं, जो कि अतिव्यापन के फलस्वरूप बनेगा। जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही ज्यादा मजबूत बंध बनेगा। ये बात कौन बोल रही है? बीबीटी थ्योरी बोल रही है। बात समझ में आ गई ना। तो ये तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब मैं चौथे पॉइंट पर डिस्कशन करता हूं। तो देखिए चौथे पॉइंट को भी। तो देखो बच्चों, ये हो गए आप लोगों का बीबीटी सिद्धांत का चौथा पॉइंट। इस बीबीटी सिद्धांत के चौथे पॉइंट को आप ध्यान से समझ कर चलना। यहाँ पर दो शब्दों की बात हो रही है। एक तो यहाँ पर बात हो रही है बच्चों बाह्य कक्षक संकुल। मैं लिख देता हूं, एक तो बात किसकी हो रही है? बाह्य कक्षक संकुल। और एक यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आंतरिक कक्षक संकुल। मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। एक बात तो किसकी हो रही है? आंतरिक कक्षक संकुल की।
आंतरिक कक्षक संकुल, और एक बात किसकी हो रही है यहाँ पर, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। अब देखो ध्यान से समझ कर चलिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक कक्षक संकुल, मतलब जो आंतरिक कक्षक संकुल के अंदर क्या होता है कि संकरण में अगर अंदर की ऑर्बिटल भाग ले रही है तो वो आंतरिक कक्षक संकुल हो गया, और यदि संकरण में बाहरी ऑर्बिटल भाग ले रही है तो वो क्या हो गया आप लोगों का, बाह्य कक्षक संकुल। इसको हम इस तरीका से समझते हैं कि आप लोगों ने जब संकरण निकाला था, दो एग्जाम्पलों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर लेता हूं। आंतरिक कक्षक संकुल के अंदर मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं, CONH3 का होल 6 प्लस के 3, ठीक है ना। और बाह्य कक्षक संकुल में मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं COF6 माइनस के 3। अब गौर से इन दोनों कॉम्प्लेक्सों को देखिए, यहां पर मेटल के साथ NH3 प्रबल लिगैंड जुड़ा हुआ है, और यहां पर मेटल के साथ ये फ्लोरीन दुर्बल लिगैंड जुड़ा हुआ है। मैं लिख देता हूं, ये जो आप लोगों का बच्चों फ्लोरीन है ना, ये आप लोगों का कौन है, दुर्बल लिगैंड। ये चीज मैं आप लोगों के लिए पहले से ही पढ़ा चुका हूं। ये फ्लोरीन आप लोगों का दुर्बल लिगैंड है, और ये NH3 बच्चों आप लोगों का कौन है, प्रबल लिगैंड। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, अभी इस पॉइंट को बहुत बढ़िया तरीका से मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा। इन दोनों का जब हम लोगों ने संकरण निकाला था तो गौर से आप लोगों ने देखा था कि संकरण के दौरान जो आंतरिक कक्षक संकुल थी ना, उसमें 3D कक्षक ने भाग लिया था, और जो बाह्य कक्षक संकुल थे अर्थात इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4D कक्षक ने भाग लिया था। किस तरीका से लिया था उसको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर हमने किसको लिखा था, डी को लिखा था। इस तरीका से डी की हमने 5 ऑर्बिटल बनाई थी, फिर मैंने किसको लिखा था, 4s को लिखा था, और फिर मैंने किसको लिखा था, 4p को लिखा था, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों की कंडीशन बनती है। यहाँ पर इस तरीका से हम लोगों ने इसका संकरण निकाला, और इसका संकरण निकाला बच्चों हम लोगों ने D2sp3, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने संकरण क्या निकाला था, D2sp3। अब मैं इस वाले का बता देता हूं। इस वाले में हम लोगों ने क्या किया था, पहले हमारी कौन थी, 3D थी, ठीक है ना। ये हो गई हमारी 3D, फिर हमारी 4s, ये हो गई हमारी 4p, और ये हो गई बच्चों हम लोगों की 4D। ध्यान से समझ कर चलना, ये हो गई आप लोगों की 3D, ये हो गई आप लोगों की 4s, ये हो गई 4p, और ये हो गई आप लोगों की 4p 4D। क्योंकि आप लोगों को पता है कि COF6 माइनस के 3 कॉम्प्लेक्स में जब हम लोगों ने संकरण निकाला था तो उसकी 4D ऑर्बिटल ने भी भाग लिया था, और इसका संकरण इस तरीका से निकला था कि आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो एक तो S ने भाग लिया था, 3p ने भाग लिया था, और 2D ने भाग लिया था, और हम लोगों का जो संकरण निकला था वो क्या निकला था, sp3d2 निकला था। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, हम लोग यहाँ पर किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल प्रबल लिगैंड के केस में बनता है, और बाह्य कक्षक संकुल दुर्बल लिगैंड के केस में बनता है। इसको मैं आंतरिक कक्षक संकुल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंदर की 3D ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रही है। अरे भाई ये जो D2 है ना, D की 2 ऑर्बिटल है, ये किसकी है, 3D ऑर्बिटल की। अगर इसको हम इस तरीका से समझे, जैसे कि माना कि हमारी ये नाभिक हो गई, नाभिक के पास में ये कौन हो गई, 3D हो गई, ये कौन हो गई, 4s हो गई, ये कौन हो गई, 4p हो गई, और ये कौन हो गई आप लोगों की 4D हो गई। तो कॉमन सी बात है, जो अंदर की ऑर्बिटल है वो कौन सी हो गई आप लोगों की 3D, और जो बाहरी ऑर्बिटल है वो कौन सी हो गई आप लोगों की 4D। तो जो आंतरिक कक्षक संकुल है वो यहाँ पर कौन है आप लोगों की 3D ऑर्बिटल, और जो बाह्य कक्षक संकुल है वो आप लोगों की यहाँ पर कौन है, 4D ऑर्बिटल। तो गौर से देखिए, इस कॉम्प्लेक्स का जब हम लोगों ने संकरण निकाला था तो अंदर की 3D ऑर्बिटल ने भाग लिया था, इसीलिए इसको हम आंतरिक कक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स में संकरण निकाला था तो देखो यहाँ पर 4D ऑर्बिटल ने भाग लिया है, और 4D ऑर्बिटल आप लोगों की बाहरी कक्षक है। तो बाहरी कक्षक होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि यदि संकरण में 3D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो उनको हम आंतरिक कक्षक संकुल बोलते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल अंदर की होती है। और यदि संकरण में 4D ऑर्बिटल ने भाग लिया है तो उसको हम बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं, क्योंकि ये जो 4D ऑर्बिटल होती है ये बाहरी ऑर्बिटल होती है। इस तरीका से मैंने समझा दी ना, इस तरीका से बाहरी ऑर्बिटल होती है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहाँ पर आंतरिक कच्चक संकुल जब बनेंगे तो लिगेंड मेटल के साथ कौन सा जुड़ा होगा, प्रबल, और जब बाह्य कच्चक संकुल बनेंगे तो यहाँ पर मेटल के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा होगा आप लोगों का, दुर्बल। पहले तो ये बात बताइए, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई ना? तो गौर से इधर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के एनडी, एनडी को इस तरीका से बोल सकते हैं, एनडी को जैसे कि माना कि मैंने एन की जगह पे, एन यहाँ पर किसको शो कर रहा है, कोष को, सेल को शो कर रहा है, एन किसको शो कर रहा है, कोष को। तो एनडी की जगह पे मैं एक काम करता हूं, इस एन की जगह पे मैं चौथी कोष को ले लेता हूं, तो ये कौन होगा, ये आप लोगों की 4D, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज की और उपयोग हुआ है, एन माइनस 1D, एक तो किसका उपयोग हुआ है, एनडी का, एक एन माइनस 1D का। तो ये तो एनडी मतलब एन की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 4, और एक मैं एक्सप्लेन करूंगा एन माइनस 1D। तो देखो यहाँ पर मैंने सेल कितना लिया है, एन की जगह पर 4, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर भी मैं 4 रखूंगा, तो यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, 4 एक फॉर्मूले में 4 और 1, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया डी, तो 4 में से 1 गए तो कितने बचे, 3 बचे, तो ये कौन सी हो गई आप लोगों की 3D, और ये कौन सी हो गई आप लोगों की 4D। तो यहाँ पर जो एनडी ऑर्बिटल है ना, ये 4D को शो कर रही है, और एन माइनस 1D ऑर्बिटल किसको शो कर रही है, 3D ऑर्बिटल को शो कर रही है। तो यहाँ पर पॉइंट ये हुआ कि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के एनडी कक्षक प्रयुक्त हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। क्योंकि यहाँ पर एनडी में किसको मानकर चल रहा हूँ, 4D को मानकर चल रहा हूँ। तो ये बताइए 4D अंदर की होती है बाहर की होती है, अरे भाई 4D बाहर की होती है तो उसको हम बाह्य कक्षक बोलते हैं, या फिर उसको चक्रण मुक्त संकुल बोल सकते हो, या उच्च चक्रण संकुल बोल सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूं, यदि संकरण में एनडी या 4D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो उसको हम बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं, या फिर उसको चक्रण मुक्त संकुल बोल सकते हो, या फिर आप लोग उसको उच्च चक्रण संकुल बोल सकते हो। और यदि संकरण में एन माइनस 1D, और यदि संकरण में एन माइनस 1D कक्षक प्रयुक्त हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। एन माइनस 1D का मतलब आ गए ना, यहाँ पर एन की वैल्यू मैंने कितनी रखी, यहाँ पर 4 रखी है, 4 में से 1 गए तो कितने बचे, 3, इसका मतलब 3D ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो एन माइनस 1D या 3D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, या उसको चक्रण युग्मित संकुल भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको निम्न चक्रण संकुल भी कह सकते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो 100 बातन की एक बात ये निकली कि यदि संकरण में 3D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो उनको हम आंतरिक कक्षक संकुल बोलते हैं, और यदि संकरण में 4D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो उसको हम बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं, ठीक है ना। प्रबल लिगेंड के केस में आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं, और दुर्बल लिगेंड के केस में बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो देखिए आप लोग, अब देखो बच्चों, हम बीबीटी सिद्धांत के 5वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं। बीबीटी सिद्धांत का जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो किसको बताता है, एक तो चुंबकीय गुणों को बताता है और एक रंग गुण को बताता है। चुंबकीय गुणों के बारे में बीबीटी सिद्धांत क्या बोलती है कि यदि किसी संकुल के अंदर या किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब समझिए आप लोग इस तरीका से, जो इलेक्ट्रॉन अकेले होते हैं ना, इस तरीका से कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो उनकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय। और यदि किसी के अंदर इस तरीका से युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, ये इलेक्ट्रॉन कौन हो गए, देखो भाई, जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो तो अयुग्मित होता है, और जो जोड़ों के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो उनकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय। कौन सी प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स में युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। अर्थात इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई ना? तो ये तो चुंबकीय गुणों के बारे में बता दिया बीबीटी सिद्धांत ने। फिर बीबीटी सिद्धांत ने रंग गुण के बारे में भी बोली थी
क्या बात बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो वो कौन होंगे, रंगीन होंगे, अर्थात कोई ना कोई कलर शो करेंगे। तो यहां पर लिख दो आप लोग रंगीन अर्थात कलरफुल। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स में युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो वो कौन होते हैं, रंगहीन, अर्थात ऐसे कॉम्प्लेक्स कलर शो नहीं करते। तो यहां पर लिख दो आप लोग रंगहीन, यहां पर लिख दो आप लोग रंगहीन। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो किसको बताता है, कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुणों को और कॉम्प्लेक्स के रंग गुणों को। पढ़ के देख लीजिए आप लोग क्या बोल रहा है कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो क्या होता है, अनुचुंबकीय व रंगीन होगा, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह संकुल प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इस बात का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि बीबीटी सिद्धांत का जो मेन एम था या जिसने सबसे ज्यादा फोकस किया था वो कॉम्प्लेक्सों की ज्यामिति के बारे में बताया था और कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था। किसको बेस मानते हुए, संकरण को बेस मानते हुए, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं ये सारी चीज हम लोगों ने संकरण में एक्सप्लेन किया थे भाई। जब हम लोगों ने संकरण पढ़ा था तो संकरण में सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कशन किया था और संकरण का कॉन्सेप्ट बीबीटी सिद्धांत ने दिया था। बात समझ में आ गई ना। तो ये बीबीटी सिद्धांत का आप लोगों का 5वां पॉइंट कंप्लीट होता है। अब मैं बीबीटी सिद्धांत के 6ठे पॉइंट को ले लेता हूं, तो देखिए बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का बीबीटी सिद्धांत का 6ठा पॉइंट। बीबीटी सिद्धांत अपने 6ठे पॉइंट में क्या बात बोलती है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं और जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं। किस तरीका से, इसको मैं इस तरीका से समझा देता हूं। ये कौन होगा, ये आप लोगों की मेटल, और ये कौन होगा, ये आप लोगों का लिगेंड। आप लोगों को पता है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसके लिए डोनेट करता है, मेटल के लिए। तो देने वाला कौन होगा, या लिगेंड, लेने वाली कौन हो गई, मेटल। तो लिगेंड को तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, और मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी कक्षक भाग लेती है, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली कक्षक भाग लेती है। ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है। और मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है इस बंध को हम कौन सा बंध बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बोलते हैं बच्चों, उप सहसंयोजक बंध। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। बीबीटी सिद्धांत क्या बात बोल रहा है कि संकुल बनते समय लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है जबकि धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है, जिसमें लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। और मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को हम उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो ये हो जाता है आप लोगों का बीबीटी सिद्धांत का 5वां पॉइंट। अब मैं बीबीटी सिद्धांत के जो, ये कौन सा हो गया, बीबीटी सिद्धांत का 6ठे नंबर का पॉइंट हो गया। अब मैं बीबीटी सिद्धांत के जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, 7वें नंबर का पॉइंट जो कि ज्यामिति को एक्सप्लेन करेगा, उसको भी मैं आप लोगों के लिए लिख के समझा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का बीबीटी सिद्धांत का 7वें नंबर का पॉइंट। बीबीटी सिद्धांत अपने 7वें नंबर के पॉइंट में कॉम्प्लेक्सों की या संकुलों की ज्यामिति के बारे में बताती है। और ज्यामिति को हम लोग संकरण में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने संकरण में क्या पढ़ा था कि जिनका संकरण DsP2 होता है उनकी आकृति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय, मतलब स्क्वायर प्लेनर। जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल। और जिनका संकरण sp3d2 या d2sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय। ये बात किसने बताई है, बीबीटी सिद्धांत ने। तो 7वें नंबर के पॉइंट में बीबीटी सिद्धांत संकुलों की ज्यामिति के बारे में बताती है कि जिनका संकरण
जिनका संकरण DsP2 हुआ उनकी आकृति समतल वर्गाकार होती है, जिनका संकरण sp3 हुआ उनकी आकृति चतुष्फलकी होती है, और जिनका संकरण sp3d2 या d2sp3 हुआ ऐसे कॉम्प्लेक्सों की आकृति क्या होती है, अष्टफलकी होती है। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि बीबीटी सिद्धांत ने ही किसका कॉन्सेप्ट दिया था, संकरण का, और संकरण के दौरान हम लोगों ने इन सभी कॉम्प्लेक्सों के उदाहरण पढ़े थे। तो मैंने यहां पर क्या लिखी है कि इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न है जो हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये सब एग्जाम्पलों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर चुका हूं जब मैंने आप लोगों को संकरण पढ़ाया था। ये पांचों एग्जाम्पल कौन से सिद्धांत के हो गए आप लोगों के, बीबीटी सिद्धांत के। देखो इसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ा चुका हूं। इसमें हम लोगों ने DsP2 संकरण निकाला था, तो इस कॉम्प्लेक्स की आकृति क्या निकली थी, समतल वर्गाकार या वर्गाकार समतलीय। इसका संकरण आप लोगों ने क्या निकाला था, sp3 निकाला था, तो हम लोगों ने इसकी आकृति को क्या बोला था, चतुष्फलकीय। इस वाले का भी हम लोगों ने कौन सा संकरण निकाला था, sp3। तो sp3 संकरण निकलने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स को भी आकृति हम लोगों ने क्या निकाली थी, चतुष्फलकीय। अब आप लोगों को पता है ये कॉम्प्लेक्स का जब हम लोगों ने संकरण निकाला था तो संकरण हमारे क्या निकला था, d2sp3, और आकृति हम लोगों को कौन सी प्राप्त हुई थी, अष्टफलकीय। इस कॉम्प्लेक्स का जब हम लोगों ने संकरण निकाला था तो संकरण क्या निकला था, sp3d2, और इस कॉम्प्लेक्स की आकृति हम लोगों को कौन सी प्राप्त हुई थी, अष्टफलकीय। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस तरीका से ये बीबीटी सिद्धांत के 7 पॉइंट आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिया कि बीबीटी ने अपने सिद्धांत में क्या बातें बोली थी। ये बात मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि पाउली नाम के साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को दिया था, और इसका मेन टारगेट क्या था, एक तो ज्यामिति के बारे में बताया था और एक इसने चुंबकीय गुणों के बारे में बताया था। किसके आधार पर समझाने की कोशिश की थी, संकरण के आधार पर समझाने की कोशिश की थी। इसलिए जो संकरण का कॉन्सेप्ट था वो बीबीटी सिद्धांत का ही कॉन्सेप्ट था। अब समझने वाली बात यह है कि आपका सवाल मेरे से ये हुआ क्या, ठीक है सर ये 7 पॉइंट हम लोगों के समझ में तो आ गए, लेकिन सर इनको याद किस तरीका से रखें। भाई जो आपने अभी 7 पॉइंट हम लोगों को समझाए हैं, ये पॉइंट तो हम लोगों के समझ में आ गए, लेकिन सर इनको हम याद किस तरीका से रखें 7 पॉइंटों को। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक के थ्रू आप लोग इन 7 पॉइंटों को याद कर सकते हो। अब वो ट्रिक क्या है उसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। 7 पॉइंटों को याद किस तरीका से रखना है उसके लिए ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो देखिए बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखिए, बीबीटी सिद्धांत के ये जो 7 पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट आप लोगों को किस तरीका से याद रखने हैं इसको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब भी हमारा मैटर ज्यादा होता है तो उस मैटर को कम करने के लिए या उसको याद रखने के लिए आप हमेशा आउटलाइन को याद रखा करो। आउटलाइन से, जैसे कि माना कि कोई लेक्चर है, आप लोगों ने लेक्चर को बड़ी अच्छी तरीका से देख लिया और लेक्चर आप लोगों का पूरी तरीका से समझ में आ गया, लेकिन याद करने के लिए कि भाई इस चीज को हम ना भूलें तो आप लोगों को उस पॉइंटों की केवल आउटलाइन ध्यान में रखनी है। क्योंकि यदि किसी पॉइंट की आप लोगों को आउटलाइन पता है तो फिर वो सेंटेंस आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, वो समझ में भी आ गया। आपके पास में दिक्कत किस चीज की थी कि आप भूल सकते थे, तो आप ना भूलो उसके लिए आप क्या करोगे कि जितने भी पॉइंट बताए मैंने आप लोगों के लिए 7, इन 7 पॉइंटों की आप लोग आउटलाइन याद रख लेना। इन आउटलाइनों से उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये बताइए, पहले पॉइंट में हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था, ऑक्सीकरण अवस्था का, कि भाई मेटल क्या करेगी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगी। तो आप लोगों को केवल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, तो कॉमन सी बात है वो तो इतना सा याद रह ही जाएगा कि भाई पहले पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, हो गया कि पहले पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट लिखना है। दूसरे पॉइंट में रिक्त कच्चक कौन उपलब्ध कराती है, मेटल उपलब्ध कराती है। किसके लिए उपलब्ध कराती है, लिगेंडो के लिए। कौन से बंध का निर्माण होता है, उपसहसंयोजक बंध का। पूरी लाइन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी जैसे ही आप लोगों को आउटलाइन का पता लगा
कि यार सर ने दूसरी आउटलाइन में ये बोला कि रिक्त कक्षक ध्यान में रख लेना। और जैसे ही आप लोगों के दिमाग में रिक्त कक्षक वाला पॉइंट आया, आपका वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि सर ने इस पॉइंट में ये बात समझाई थी। तो पहले पॉइंट में आप ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान में रख लेना, जिससे कि लाइन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में रिक्त कक्षक ध्यान में रख लेना, जैसे रिक्त कक्षक आई पूरी स्टोरी घूम जाएगी जो आप लोगों ने वो लेक्चर लिया है उसका। तीसरे पॉइंट में आप लोग संकर कक्षक को ध्यान में रख लेना कि भाई संकरण में जिन ऑर्बिटलों ने भाग लिया था उनको हमने अलग कर दिया था और उनको हमने संकर कक्षक बोला था। उनमें लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और कौन से बंध का निर्माण किया था, उपसहसंयोजक बंध का। तो पूरी एक लाइन क्लियर हो जाएगी। आपको इतना ध्यान रखना आउटलाइन कि यार तीसरी आउटलाइन हम लोगों को संकर कक्षक ध्यान में रखनी है, बाकी की आप लोगों को पूरी समझ में आ जाएगी कि संकर कक्षक अगर आउटलाइन याद है तो इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। चौथे पॉइंट में आप लोगों को आउटलाइन के तौर पर आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल ध्यान में रखना है। तो ये तो याद हो ही गया भाई। आंतरिक कक्षक संकुल में हम लोगों ने क्या बोली थी कि यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो वो आंतरिक कक्षक संकुल, और 4D ऑर्बिटल भाग ले रही है तो वो बाह्य कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल प्रबल लिगेंडों के केस में होता है और बाह्य कक्षक संकुल दुर्बल लिगेंडों के केस में होता है। तो इतना तो आप लोग याद रख सकते हो ना भाई। आपको इतनी बड़ी लंबी लाइन याद नहीं हो रही है तो केवल इतना ध्यान में रख लीजिए, बाकी का तो आपको पता है कि क्या लिखना है, क्योंकि लेक्चर तो ले लिया आपने तो आपको पता है क्या लिखना है हम लोगों को, ठीक है ना। 5वें नंबर के पॉइंट में आप लोग इतना ध्यान रख लेना, अनुचुंबकीय व रंगीन और प्रतिचुंबकीय व रंगहीन। इससे हमारी लाइन क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई कि हमारे दिमाग में हमें केवल आउटलाइन ही पता है, हम लोगों को कंप्लीट लाइन पता नहीं है, लेकिन उसकी आउटलाइन हमको पता है। क्या सर ने ऐसे बोला कि 5वें पॉइंट में एक आउटलाइन याद रख लेना, और आपके दिमाग में वो आउटलाइन है अनुचुंबकीय व रंगीन, प्रतिचुंबकीय व रंगहीन। और यदि आपने उस लेक्चर को लिया तो तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि इसकी लाइन कैसे बनानी है कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय व रंगीन होगी, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो उनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगी। ये लो बन गई लाइन कंप्लीट। तो आप लोग आउटलाइन ध्यान में रखना, बाकी की तो स्टोरी आपको समझ में आई जाएगी कि इस पॉइंट में सर ने क्या समझाया था। चलो ठीक है। और जो आप लोगों की छठे नंबर का है ना, जो छठे नंबर की आउटलाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही ध्यान, इतना ही याद रखना, इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब जैसे ही आप लोगों के दिमाग में पता लगा कि यार छठे पॉइंट की सर ने आउटलाइन इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही बताई थी, तो लाइन क्लियर हो गई। कैसे कि संकुल बनते समय लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है। ये लो आउटलाइन से ऑटोमेटिक वो लाइन क्लियर हो गई, ठीक है ना। और जो लास्ट है वो ज्यामिति के बारे में बताती है, तो केवल ज्यामिति याद रख लेना, बाकी का तो आपको पता है कि लाइन में हम लोगों को क्या लिखना है कि भाई जिनका संकरण DsP2 होता है उनकी आकृति समतल वर्गाकार होती है, जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति चतुष्फल की होती है, और जिनका संकरण sp3d2 या d2sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफल की है, ठीक है ना। तो इस तरीका से इन आउटलाइनों को ध्यान में रख लेना। पहली आउटलाइन में ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान में रख लेना, क्या पढ़ा है क्या समझा है तुरंत क्लियर हो जाएगा दिमाग में। दूसरे में रिक्त कक्षक ध्यान में रख लेना, तीसरे में संकर कक्षक ध्यान में रख लेना, चौथे में आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल ध्यान में रख लेना, पांचवें में अनुचुंबकीय व रंगीन और प्रतिचुंबकीय व रंगहीन ध्यान में रख लेना, छठे के अंदर इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही रख लेना, और 7वें पॉइंट में ज्यामिति याद रख लेना। अब इन लाइनों में आपको क्या लिखना है वो आप लोगों के तुरंत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपने इस लेक्चर को ले लिया, अपनी फेयर कॉपी में उतार लिया, खुद ने पढ़ लिया, आउटलाइन आपको पता है तो लाइन का तो आपको पता ही है कि इस लाइन में हम लोगों को क्या रखनी है। तो 7 पॉइंटों को आप आउटलाइन बनाकर याद रख सकते हो। ये मैंने आउटलाइन बना दी, आप इन आउटलाइनों को ध्यान में रख लेना, और ये आउटलाइनों से आप लोगों की ये बीबीटी सिद्धांत के 7 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों। अब देखो बीबीटी सिद्धांत आपकी कंप्लीट होती है। आज के लेक्चर का मेरा यही टारगेट था कि मुझे आप लोगों के लिए बीबीटी सिद्धांत को कंप्लीट करवाना था। तो बीबीटी सिद्धांत आप लोगों का आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अब बीबीटी सिद्धांत के ये जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए, ये नोट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो और वहां से आप लोग कंप्लीट नोट्स ले लो, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।